हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर्स कॉपी। तो आज हम शुरू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 2, क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। तो एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखेंगे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, फिर हम पढ़ेंगे रेस्ट और सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, फिर आगे हम देखेंगे वेब सर्विसेज, उसके आगे हम पढ़ेंगे पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल, उसके आगे हम देखेंगे बेसिक ऑफ वर्चुअलाइजेशन, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर, tools and mechanisms, virtualization of CPU, memory, input-output device, virtualization support and disaster recovery। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो एसओए क्या होता है? एसओए हमारा नेटवर्क सर्विसेज को यूटिलाइज करता है एक आर्किटेक्चरल अप्रोच में। ये हमारा सॉफ्टवेयर का डिजाइन स्टाइल होता है जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है एक नेटवर्क में। अलाउ करता है यूजर्स को फैसिलिटीज को कंबाइन करने के लिए। जो हमारी एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उसमें हम नई सर्विसेज को ऐड करके एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे कई सारे डिजाइन प्रिंसिपल होते हैं जो कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट का मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम डेवलपमेंट होता है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं हम उसमें। एसओए का जो कंप्यूटिंग पैकेज होता है उसकी फंक्शनैलिटीज को हम इंटरऑपरेबल सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। इंटरऑपरेबल सर्विसेज क्या होता है कि हम कई सारे सर्विसेज को आपस में मिला दें तो हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है और डेटा का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है और हम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं सर्विसेज को। इन सर्विसेज को हम इंटीग्रेट करते हैं कई सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में अक्रॉस बिजनेस डोमेन्स। उनके बिजनेस डोमेन्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर क्लाउड आर्किटेक्चर की बात करें तो एसओए हमारा ट्रांसलेशन और मैनेजमेंट लेयर ऑफर करता है जो सिंप्लीफाई करते हैं कि जो हमारा क्लाउड का जो क्लाइंट है उसकी जो भी सर्विसेज के रिक्वायरमेंट्स है उसका एक्सेस उसको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। आगे देख लेते हैं मेजर रोल्स क्या है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के। तो दो मेजर रोल होते हैं, पहला सर्विस प्रोवाइडर का, दूसरा सर्विस कंज्यूमर का। सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? जो सर्विसेज को मेंटेन करता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो अवेलेबल कराती है एक या एक से ज्यादा सर्विसेज दूसरे को कि वो यूज कर पाए। सर्विसेज को वो एडवर्टाइज करते हैं रजिस्ट्री में पब्लिश करा के। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रजिस्ट्री में जो बताते हैं कि सर्विस की डिटेल्स क्या है, यूसेज गाइडलाइंस क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है और फीस क्या है। दूसरा है सर्विस कंज्यूमर। सर्विस कंज्यूमर्स जो सर्विस का डेटा मेटा डेटा होता है उसको लोकेट करता है रजिस्ट्री में जिससे कि वो यूज कर पाए। क्लाइंट्स के कंपोनेंट्स को वो डेवलप करता है जिससे कि उनका आपस में कंबाइन कर सके और उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सके। सर्विसेज में हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं और डेटा होता है दूसरे सर्विसेज का, जिससे कि एक वर्कफ्लो हमारा क्रिएट हो जाता है जिससे कि जो सर्विस कंज्यूमर है उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सके। आगे देख लेते हैं हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है एसओए का। तो पहला स्टैंडर्डाइज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स होता है जो स्पेसिफाई होता है। दूसरा है लूज कपलिंग। लूज कपलिंग में क्या है कि वो सेल्फ कंटेंट है जिसमें कि डिपेंडेंसी बहुत ही कम होती है। तीसरा एब्स्ट्रैक्शन, सर्विसेज हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफाइंड है और डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स में डिफाइंड है और जो उसके इंटरनल लॉजिक्स होते हैं वो हमारे हाइड हो जाते हैं या फिर हाइड कर देते हैं हम। चौथा है रीयूजेबिलिटी, तो हम एफिशिएंटली रीयूज कर सकते हैं सर्विसेज को कंपोनेंट्स के तौर पे जिससे कि डेवलपमेंट का कॉस्ट और टाइम बच जाता है। पांचवा है लैक ऑफ स्टेट, तो स्टेटलेस इंटरेक्शन होता है जिससे कि रीयूज बढ़ जाता है अगर हम डिफरेंट डोमेन्स की बात करें तो। छठा है डिस्कवरेबिलिटी, तो सर्विसेज को हमने डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट से डिफाइन किया रखा है जिससे कि हम डिस्कवरी आसान हो गई है और यूटिलाइजेशन भी हम इसका कर सकते हैं। लास्ट है हमारा कंपोजिबिलिटी, तो सर्विसेज को हम यूज करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे जो इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता है अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो। आगे देख लेते हैं हम एडवांटेजेस क्या है एसओए के। पहला है सर्विसेज रीयूजेबिलिटी, कि जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग सर्विसेज का यूज करके तो हम एक्सटेंसिव तरीके से रीयूज कर सकते हैं सर्विसेज को। दूसरा है इजी मेंटेनेंस,
तो सर्विसेज क्या हमारी इंडिपेंडेंट होती हैं, जिसमें हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, और उससे किसी को इफेक्ट भी नहीं पड़ता दूसरी सर्विसेज को। तीसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो एसओए जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है कि हम उसको बिल्ड कर पाए। बिल्ड कैसे करेंगे, हम जब सर्विसेज को कंबाइन करके यूज करेंगे। सर्विसेज हमारी डिफरेंट सोर्स से आ सकती हैं। चौथा है हमारा अवेलेबिलिटी। तो एसओए की फैसिलिटीज होती है जो अवेलेबल होती हैं किसी को भी अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो। पांचवा है रिलायबिलिटीज। तो एसओए की एप्लीकेशन मोर रिलायबल है क्योंकि जो छोटे से छोटे कोड को हम डिबग कर सकते हैं आसानी से। लास्ट हमारा स्केलेबिलिटी। सर्विसेज हमारी डिफरेंट सर्वर्स में रन होती है अगर एक इन्वायरमेंट की बात करें तो, जिससे कि स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। आगे देख लेते हैं हम डिसएडवांटेज क्या है एसओए के। पहला हाई ओवरहेड, कि इनपुट पैरामीटर के वैलिडेशंस होते हैं सर्विसेज को जब हम इंटरैक्ट कराते हैं, इससे कि हमारी परफॉर्मेंस घट जाती है, लोड बढ़ जाता है और रिस्पॉन्स टाइम भी घट जाता है। दूसरा है हाई इन्वेस्टमेंट। तो एसओए को एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि बहुत हाई होनी चाहिए। लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स सर्विस मैनेजमेंट। अगर सर्विसेज का इंटरेक्शन हो रहा है आपस में तो उसमें हाई वॉल्यूम्स ऑफ मैसेजेस होंगे, एक दूसरे को कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होंगे, जिससे कि जो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम एप्लीकेशन एरिया क्या है एसओए के। तो एसओए का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कई सारी आर्मीज में यूज होता है और एयरफोर्स में, जिसमें हम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम्स को डिप्लॉय करते हैं। दूसरा एसओए हम यूज करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरा है एसओए हमारा मोबाइल सॉल्यूशन ऐप्स में यूज होता है, जैसे कि गेम्स हो गए, क्योंकि उसमें इनबिल्ट फंक्शंस का हम यूज करते हैं। तीसरा है हमारा एसओए हमारा म्यूजियम्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे कि हम एक वर्चुअलाइज स्टोरेज पूल क्रिएट कर सकें, जिसमें हम इंफॉर्मेशन और जो भी कंटेंट है उसको स्टोर कर सकें। आगे देख लेते हैं हम बेनिफिट्स क्या हैं एसओए के यूज करने के। पहला है लैंग्वेज न्यूट्रल इंटीग्रेशन। तो सिस्टम्स हमारे ऑफर्स करता है कई सारी सर्विसेज को, उसे फर्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट की कौन सी लैंग्वेज है, तो ये प्रमोट करता है लैंग्वेज न्यूट्रल इंटीग्रेशन। दूसरा है कंपोनेंट रीयूज। एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को जो सर्विसेज ने ऑफर करी है, तो जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विसेज को दोबारा से रीयूज कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी। एसओए हमारा सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज को डिफाइन करता है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिससे कि हम जल्दी से रिकम्बाइन कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। लास्ट हमारा लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। तो एसओए हमारा एलिमेंट्स को क्लासिफाई करता है और फंक्शंस को एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस की जो अवेलेबल बनाता है ऑर्गेनाइजेशंस को और एंटरप्राइज को, जिससे कि हमारी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ एसओए आर्किटेक्चर। तो हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्या कहती है, इसमें हमारे 5 हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं। पहला होता है कंज्यूमर इंटरफेस लेयर। तो ये हमारा एक जीयूआई बेस्ड ऐप होता है एंड यूजर्स के लिए जो एप्लीकेशन को एक्सेस करवाता है। दूसरा हमारा बिजनेस प्रोसेस लेयर, इसमें हमारे बिजनेस के यूज केसेस होते हैं अगर एप्लीकेशंस की टर्म में बात करें तो। तीसरा हमारा सर्विसेज लेयर, इसमें हमारा पूरा एंटरप्राइज होता है सर्विस इन्वेंटरी के अंदर। चौथा है हमारा सर्विस कंपोनेंट लेयर, इसको हम यूज करते हैं सर्विसेज को बिल्ड करने के लिए, जैसे कि फंक्शनल हो गया या फिर टेक्निकल लाइब्रेरीज हो गई। लास्ट हमारा ऑपरेशनल सिस्टम लेयर, तो इसमें हमारा डेटा मॉडल्स होता है। आगे देख लेते हैं हम वर्टिकल लेयर्स क्या है एसओए आर्किटेक्चर का। तो उसमें पहले हमारी इंटीग्रेशन लेयर होती है, जिसमें वो स्टार्ट होती है प्लेटफॉर्म के साथ, फिर उसके अंदर डेटा क्या है, सर्विसेज कौन से दे रहे हैं और एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन में बी टू बी और बी टू सी के लिए। दूसरा हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस लेयर,
इसमें हमारी सिक्योरिटी आती है, अवेलेबिलिटीज आती है, परफॉर्मेंस आता है। ये हमारा कॉन्फ़िगर्ड होता है SLA और OLA के बेस्ड पे। तीसरा हमारा इंफॉर्मेशनल लेयर, इसमें हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हम। लास्ट हमारा गवर्नेंस लेयर, ये गवर्न करता है IT की स्ट्रेटजीज को हर लेयर के लिए, इंश्योर करता है कि जो भी चीज़ हमारी ऑपरेटिंग होनी चाहिए और कैपेबल उनका मॉडल बनना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या हैं एस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का SOA का। तो SOA के अंदर हमारा एप्लीकेशन का फ्रंट एंड आता है, दूसरा सर्विसेज क्या है, सर्विस की रिपोजिटरी क्या है, सर्विस की बस क्या है। अब सर्विस के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इम्प्लीमेंटेशन है और इंटरफेस है। इम्प्लीमेंटेशन में उसका बिजनेस लॉजिक क्या है और डेटा क्या है। तो एक एक टर्म्स को हम आगे देख लेते हैं। पहला हमारा एप्लीकेशन फ्रंट एंड है, जिसमें हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो SOA की वैल्यूज को एंड यूजर्स तक डिलीवर करते हैं। ये इनिशिएट करता है और कंट्रोल करता है एंटरप्राइज सिस्टम की एक्टिविटीज को। दूसरा सर्विस क्या करता है, इसमें हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हाई लेवल बिजनेस कंसेप्ट हमने इनकैप्सुलेट किया होता है। तीसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्पस स्पेसिफाई करता है फंक्शनैलिटी क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है और सर्विसेज का यूसेज क्या है। चौथा इंटरफेस, इसमें सर्विस की फंक्शनैलिटी होती है कि जो भी क्लाइंट्स हमारे कनेक्ट हैं उनसे कैसे हम फंक्शनली एक्सपोज कर पा रहे हैं। पांचवा इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसमें बिजनेस लॉजिक और डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है, डेटा होता है, डेटाबेसिस होते हैं। छठा हमारा बिजनेस लॉजिक, ये बिजनेस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है जो सर्विसेज के अंदर इनकैप्सुलेटेड है। सातवां है डेटा, जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो सर्विसेज में यूज हो रही है। आगे देख लेते हैं सर्विस रिपोजिटरी, इसमें हमारे रजिस्टर्स जो हैं उनकी सर्विसेज होती हैं और जो भी एट्रीब्यूट्स हम सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं वो होता है। ऑपरेशन हो गया, एक्सेस राइट हो गया, ओनर हो गए और क्वालिटीज हो गई। लास्ट हमारा सर्विस बस, इसमें हमारा एक फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करते हैं और सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हैं। इसमें मैसेज को हम राउट कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिजनेस इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और सर्विस की इंटरेक्शंस को मैनेज करता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम रेस्ट। तो रेस्ट की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है वेब पेज से एक XML फाइल के थ्रू। ये क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो उसको यूज कर रहे होते हैं जिससे कि जो भी सब्सक्रिप्शन का इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट की जा सके। प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं जिसमें उनका कंटेंट होता है और XML की स्टेटमेंट होती है जो वो कोड के अंदर दिखाते हैं। सब्सक्राइबर को सिर्फ URL की जरूरत होती है जिससे कि वो रीड कर पाए और कंटेंट को देख पाए XML इंफॉर्मेशन का यूज करके। रेस्ट का है एक पब्लिशिंग अप्रोच को शेयर कर रहा है RDF साइट समरी के साथ, जो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क का यूज करते हैं कि वेबसाइट को हमें डिस्क्राइब कैसे करना है। आगे देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है रेस्ट के। तो रेस्ट हमारे ऑफर्स करता है फॉलोइंग बेनिफिट्स। पहला है बेटर रिस्पॉन्स टाइम देता है और सर्वर के लोड को कम करता है जिससे कि जो कैशिंग का सपोर्ट है वो मिल जाता है। दूसरा है सर्वर की स्केलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। क्या करते हैं हम इसमें, जो सेशन की स्टेट है उसको मेंटेन करते हैं उस जिससे कि वो रिड्यूस हो जाता है धीरे धीरे, जिससे कि जो सर्वर की स्केलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तीसरा है एक सिंगल ब्राउजर क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। इसलिए जो क्लाइंट साइड से सॉफ्टवेयर की नीड है वो कम पड़ जाती है, कम रह जाती है, मतलब उसको कम यूज करता है वो। तो चलिए आगे देख लेते हैं HTTP मेथड्स क्या हैं जो रेस्ट आर्किटेक्चर यूज करता है। तो रेस्ट आर्किटेक्चर मेनली 4 HTTP मेथड्स को यूज करता है। पहला है हमारा गेट मेथड,
ये मेथड हमारा हेल्प करता है कि जो भी रीड ओनली एक्सेस है वो हम रिसोर्सेज में यूज कर पाए। दूसरा है पोस्ट मेथड। ये मेथड हमारा इम्प्लीमेंट होता है कि हम नए रिसोर्स को कैसे क्रिएट करेंगे। डिलीट मेथड, ये मेथड हमारा इम्प्लीमेंट होता है कि रिसोर्स को कैसे रिमूव करना है। पुट मेथड, ये मेथड हमारा इम्प्लीमेंट होता है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको कैसे अपडेट करना है और नए को कैसे हमें क्रिएट करना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं रेस्टफुल एपीआई। तो रेस्टफुल एपीआई भी हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट को यूज करता है, जिसके अंदर 4 हमारे मेथड्स थे, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट, डेटा इंटीग्रेशन के लिए। हम इसको एक रेस्टफुल वेब सर्विसेज भी रेफर कर सकते हैं जो रेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है वेब सर्विसेज के लिए। रेस्ट हमारा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सॉप से ज़्यादा इंटरनेट अगर हमें यूज़ करना है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ की कंजप्शन कम होती है। एपीआई जो वेबसाइट्स के लिए होती हैं वो एक कोड की तरह होती हैं जो कम्युनिकेशंस को मतलब कम्युनिकेशन बताती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच में। ये एक लॉजिकल चॉइस है कि हमें एपीआई को कैसे बिल्ड करना है जिससे कि हम यूजर्स को कनेक्ट कर सकें क्लाउड सर्विसेज का यूज करके। ये कई मेजर साइट्स के द्वारा यूटिलाइज की जाती है जैसे कि अमेजन, गूगल, लिंक्डइन एंड ट्विटर। रेस्टफुल एपीआई क्या करती है, ट्रांजैक्शन को ब्रेक डाउन करती है स्मॉल मॉड्यूलर कंपोनेंट में, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिलीवर करने में डेवलपर को। आगे देख लेते हैं हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज और रेस्टलेस वेब सर्विसेज के बीच में डिफरेंस। तो रेस्टफुल में क्या है कि एप्लीकेशन जो इंटरऑपरेटेबिलिटी बताती है कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में इंटरनेट पे। इंटरऑपरेटेबिलिटी हुई होती है कि अगर हम कई सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो बहुत ही स्मूथ कम्युनिकेशन हो उनका, डेटा का एक्सचेंज हो आसानी से और कोलैबोरेशन भी हो। रेस्टलेस में क्या है कि वो एप्लीकेशन जो रेस्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। दूसरा है कि ये रेस्ट का यूज करता है, ये सोप का यूज करता है, ये कई सारे डेटा फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है जैसे HTML, JSON। ये सिर्फ XML फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये यूआरएल को यूज करता है बिजनेस लॉजिक को यूज करने के लिए। ये सर्विस इंटरफेस का यूज करता है बिजनेस लॉजिक को एक्सपोज करने के लिए। ये इजी और फ्लेक्सिबल है, ये इजी नहीं है ना ही फ्लेक्सिबल है। ये सिक्योरिटीज को इनहेरिट कर लेता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके। इसकी खुद की अपनी सिक्योरिटी लेयर होती है और ये बहुत ही सिक्योर होता है। इसमें लेस बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा होता है और रिसोर्सेज को, इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ को यूज़ करता है और रिसोर्स भी ज़्यादा यूज़ करता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है रेस्ट के। पहला क्या है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो रेस्ट प्रोटोकॉल कंप्लीटली सेपरेट कर देती है यूजर इंटरफेस को, सर्वर्स को, डेटा स्टोरेज को। ये पोर्टेबिलिटी को बढ़ा देती है, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है और इंडिपेंडेंटली हम इवेल्युएट कर सकते हैं डिफरेंट डेवलपमेंट कंपोनेंट्स को। दूसरा है विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो क्लाइंट सर्वर का सेपरेशन होता है वो डेवलपमेंट टीम को अलाउ करता है कि वो प्रोडक्ट को आसानी से स्केल कर सके। दूसरा है कि अगर हमें दूसरे सर्विस पे माइग्रेट करना है या चेंजेस करने हैं डेटाबेस में, वो भी पॉसिबल होता है, जिससे कि हम डेटा का ट्रांसमिशन आसानी से और सही तरीके से कर पाते हैं। तीसरा है कि जो फ्रंट एंड और बैक एंड का सेपरेशन फैसिलिटीज होती है वो भी ऐप डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो भी फ्लेक्सिबल होती है। तीसरा एडवांटेज क्या है कि प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, कि जो रेस्ट की एपीआई है वो हमारे कई सारे सिंटेक्स को अडेप्ट कर लेती है और कई सारे प्लेटफॉर्म पे, जो कि फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि हम चेंज कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं नए इन्वायरमेंट पे। अलाउ करती है डिफरेंट सर्वर्स को, जैसे PHP हो गया, जावा हो गया और पाइथन सर्वर्स हो गए। आगे देख लेते हैं हम वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज भी हमारा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है
कई सारे डिवाइसेस और वेब एंटिटीज के बीच में अगर हम एक नेटवर्क में बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक सर्विस रिक्वेस्टर या फिर क्लाइंट हो सकता है। वेब सर्विसेज हमारी लैंग्वेज ट्रांसपेरेंट होती है जो कंपैटिबिलिटीज को बताती हैं सिस्टम्स के बीच में जो डिफरेंट लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं। अब देख लेते हैं टास्क जो हम वेब सर्विसेज से परफॉर्म कराते हैं। ये हम सर्च कर सकते हैं इन नेटवर्क पे और कॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। दूसरा है कि हम ऑपरेशंस को आसानी से क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो वेब सर्विसेज का यूज़ करना चाहता है तो। आगे देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज क्या हैं। तो दो तरह की वेब सर्विसेज हैं। पहली है सोप। तो सोप की जो फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये हमारी एक एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल होती है जिसका मेन बेनिफिट होता है कि सिक्योरिटी ज़्यादा होती है इसमें। आगे क्या है कि सोप की फैसिलिटीज वेब सर्विसेज के मैसेज को सेंड करती है इंटरनेट पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करके, और जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे एक्सएमएल फॉर्मेट में होते हैं। सोप मैसेज के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सोप का एक डॉक्यूमेंट जो होता है उसका रूट एलिमेंट होता है जिसको हम एनवेलप कहते हैं, जो कि इनिशियल एलिमेंट है एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में। अब जो एनवेलप है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक हेडर है उसका, एक बॉडी है। हेडर में हमारा राउटिंग का डेटा होता है जो इन्फॉर्म करता है कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स को कि रेसिपिएंट्स कौन है या फिर क्लाइंट का पर्पस क्या है। बॉडी में हमारा एक्चुअल मैसेज होता है। दूसरा देख लेते हैं रेस्ट। रेस्ट की फुल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो ये वेब सर्विसेज क्या करती है, इसमें हमारे कई सारे कलेक्शन नहीं होता स्पेसिफिक रूल्स का या फिर पैराडिगम्स का। इसका एक स्टाइल आर्किटेक्चर है जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। वो एप्स जिनको हम इस आर्किटेक्चर का यूज करके डिजाइन करते हैं उसको हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज नाम दे सकते हैं। ये रिसोर्सेज को स्टेब्लिश करता है यूआरएल का यूज करके, एज वेल एज ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड है। जैसे कि जो एचटीटीपी के चार मेथड्स से हमारे गेट पुट पोस्ट और डिलीट, उनको यूज करता है रिसोर्सेज को परफॉर्म करने के लिए। लास्ट कह रहा है कि रिसोर्सेज का अगर हमें एलोकेशन करना है रेस्ट में वो यूआरएल पे डिपेंड करता है। ये हमारी कन्वेंशन बेस्ड एप्लीकेशन ज़्यादा है। आगे देख लेते हैं हम आर्किटेक्चरल कॉन्स्ट्रेंट क्या है वेब सर्विसेज के। तो पहला यूनिफॉर्म इंटरफेस। तो इसमें की कंस्ट्रेंट होते हैं जो रेस्ट एपीआईज को डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन रेस्ट एपीआई से। एक यूनिफॉर्म तरीका है सर्वर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। इसमें डिवाइस और एप्लीकेशन टाइप मैटर नहीं करता। चार गाइडलाइंस या प्रिंसिपल कह सकते हैं हम यूनिफॉर्म इंटरफेस की। पहला रिसोर्स बेस्ड है कि इंडिविजुअल रिसोर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं रिक्वेस्ट पे। दूसरा है कि मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू रिप्रेजेंटेशन, कि हम रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करते हैं कि जो क्लाइंट है वो रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि वो मॉडिफाई और डिलीट कर पाए सर्वर पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी परमिशंस होती हैं। तीसरा है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेज। तो हर मैसेज में कुछ इंफॉर्मेशन होती है सर्वर्स के लिए कि वो इजीली से रिक्वेस्ट को एनालाइज कर पाए। चौथा है हाइपरमीडिया एज ए इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट, जिसको हम HOS बोलते हैं। इसमें हमारे रिस्पॉन्स होते हैं जैसे लिंक्स हो गए क्लाइंट्स के लिए जिससे कि वो आसानी से ढूंढ सके रिसोर्सेज को। दूसरा है स्टेटलेस। तो रिक्वेस्ट हैंडलिंग स्टेट जिसमें बिना रिक्वेस्ट के हो। तो सर्वर्स क्या करता है, सेशन से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको स्टोर नहीं करता। तो रेस्ट की बात करें तो क्लाइंट में क्या होता है, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है रिक्वेस्ट की हो गई वो या तो हेडर में होगी या फिर यूआरएल के अंदर होगी। तीसरा है कैशेबल। तो जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये बताते हैं कि वो कैशेबल है और जो उनका ड्यूरेशन है वो क्लाइंट साइड से कैश हो चुका है कि नहीं हो चुका। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं क्लाइंट कैशे में बिना सेंड किए सर्वर्स को रिक्वेस्ट बिना मतलब
सर्वर को हम रिक्वेस्ट बिना भेजे क्लाइंट साइड से ही डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं। चौथा है क्लाइंट सर्वर। तो रेस्ट एप्लीकेशन एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज के लिए। इसमें वो डेटा स्टोरेज से कंसर्न नहीं कर रहा है। सर्वर्स पे क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे। अब वो यूजर इंटरफेस से कंसर्न नहीं करेगा या फिर यूजर के स्टेट से कंसर्न नहीं है उसका, वो सिर्फ रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा है। आगे पांचवा है लेयर्ड स्ट्रीम, लेयर सिस्टम। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में हमारे मल्टीपल लेयर्स होती हैं। हर लेयर को दूसरी लेयर के बारे में नहीं पता होता। इंटरमीडिएट सर्वर्स हम क्या करता है, सिस्टम की अवेलेबिलिटी को इनहांस बढ़ा देता है, लोड बैलेंसिंग और शेयर्ड कैशे का यूज करके। छठा है कोड ऑन डिमांड। तो इसमें ऑप्शनल फीचर्स होते हैं जो सर्वर्स को अलाउ करते हैं कि जो भी कोड है वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए क्लाइंट के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम रेस्ट और सॉप के बीच में डिफरेंस क्या है। तो रेस्ट की फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। सॉप की फुल फॉर्म है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल। ये एक हमारा आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। ये सिंपल एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। ये सॉप का एनवेलप का यूज करता है। फिर एचटीटीपी का यूज करता है डेटा को ट्रांसफर के लिए। ये कई सारे डेटा फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, जैसे जेएसएन हो गया, एक्सएमएल हो गया, वाईएमएल हो गया। ये सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसके फीचर्स क्या है, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और कैशिंग इसमें ज़्यादा होती है। इसकी परफॉर्मेंस कम होती है, स्केलेबिलिटी इसकी कॉम्प्लेक्स होती है और कैशिंग तो इसमें होती नहीं। ये हमारी यूज होती है ज़्यादातर और फ्रिक्वेंटली यूज होती रहती है। ये यूज होती है वहाँ पे जहाँ पे रेस्ट पॉसिबल ना हो, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं हम पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल क्या है। तो ये मैसेज पैटर्न्स होते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जो कि नेटवर्क ओरिएंटेड होते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे मैसेज के पार्ट को हमें पास करना है सिस्टम से और कैसे हमें इसको कम्युनिकेट कराना है। एप्लीकेशन जो होती है मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर में, उनको हम डिकपल करते हैं छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ब्लॉक में। आसानी डेवलपमेंट जो होता है आसान होता है, डिप्लॉयमेंट भी आसान होता है और मेंटेनेंस भी हमारी आसान हो जाती है क्लाउड आर्किटेक्चर में। पब्लिक सब्सक्राइब में क्या होता है, ये मैसेजिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इवेंट का नोटिफिकेशन इंस्टेंट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में। पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल मैसेजेस को अलाउ करते हैं कि हम उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम में। जो मैसेज के सिबलिंग्स होते हैं, मतलब जो उसके भाई बहन होंगे, वो एक क्यू में रखे जाएंगे और जो लार्ज मैसेज का पार्ट होगा उसको हम एक ओरिएंटेड मिडलवेयर सिस्टम्स में डाल देंगे। मैसेजिंग सिस्टम जो है वो पब्लिक और सब्सक्राइबर दोनों को सपोर्ट करता है और जो मैसेज क्यू का मॉडल है वो उसकी एपीआई के अंदर होता है। नेटवर्क की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और नेटवर्क की टोपोलॉजी डायनामिक होती है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है कि हम पब्लिशर्स को मॉडिफाई कर पाएं और पब्लिश डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएं। आगे देख लेते हैं हम वर्किंग क्या है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल की। तो ये हमारा पब्लिशर है, ये मैसेज को भेजना चाहता है तो ये एक पब्लिश सब्सक्राइब चैनल का यूज कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे कई सारे सब्सक्राइबर होंगे तो सभी सब्सक्राइबर्स के थ्रू अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर सकता है, तो तीनों सब्सक्राइबर्स को अपने मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें हमारा एक पब्लिशर होता है जो मैसेजेस को पब्लिश करता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दूसरा सब्सक्राइबर होता है जो मैसेज की कैटेगरी को बताता है, ये कैटेगरी बताएगा किस कैटेगरी का मैसेज है तो वो मैसेज उसके पास चला जाएगा। फिर होता है हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा चैनल और क्लासेस आती हैं। इसमें हमारा मैसेज रिसीव होता है जो पब्लिशर भेजना चाहता है और सब्सक्राइबर के सब्सक्रिप्शन को मेंटेन कर रहा होता है। पब्लिशर क्या करेगा, पब्लिश मैसेज को कैटेगराइज करेगा क्लासेस में
जहाँ पे सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा है। पब्लिशर के पास एक इनपुट चैनल है जिसको कई सारे आउटपुट चैनल में हमने स्प्लिट कर रखा है, हर सब्सक्राइबर के लिए एक। सब्सक्राइबर क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करेगा एक या एक से ज़्यादा क्लासेस में, और उससे रिलेटेड जो भी मैसेज होंगे वो उसको मिल जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। तो पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल में जो पब्लिशर और सब्सक्राइबर होते हैं वो एक दूसरे से अनअवेयर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि पब्लिशर कौन है, सब्सक्राइबर कौन है। पब्लिशर का काम होता है मैसेज को सेंड करना सब्सक्राइबर को, बिना जाने के भी सब्सक्राइबर कौन है। सब्सक्राइबर का काम होता है कि मैसेज को हमें रिसीव करना है, पब्लिशर कौन है उसे मतलब नहीं है। अगर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है कि जो टॉपिक बेस्ड इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाए तो मैसेज क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। आगे देख लेते हम बेनिफिट्स क्या है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के। तो जो सब सिस्टम है वो आसानी से इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे कि मैसेजिंग जो होती है वो मैनेज हो जाती है। अगर कुछ रिसीवर ऑफलाइन में हो जाते हैं तो मैसेज को हम मैनेज कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी बढ़ा देता है, और सेंडर की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ जाती है। इन इनपुट चैनल में रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि लोड क्या होगा, बढ़ेगा, और जो भी फेलियर्स आएंगे वो हमारे हैंडल हो जाते हैं। शेड्यूल प्रोग्रेसिंग को सपोर्ट करता है सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर ऑफ पीक आवर्स आ रहा है किसी भी स्पेसिफिक शेड्यूल के बेस पे तो उसको सपोर्ट करता है। आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम्स के बीच में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, लैंग्वेज हो और प्रोटोकॉल्स कुछ भी हो, हम वहाँ पे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक वर्कफ्लो को प्रोवाइड करता है एक एंटायर पूरे ही एंटरप्राइज के लिए। टेस्टेबिलिटी को इसने बढ़ा दिया है क्योंकि हम इसमें मॉनिटर कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं चैनल्स को और मैसेजेस को। आगे देख लेते हैं हम वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जिसको हम हाइपरवाइजर बोलते हैं, जो फिजिकल हार्डवेयर को डिकपल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिससे कि आईटी रिसोर्स के हम यूटिलाइजेशंस को और फ्लेक्सिबिलिटीज को डिलीवर कर पाए। वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म आइसोलेशन देता है प्लेटफॉर्म्स के बीच में, और अलाउ करता है कि जो मल्टीपल बिजनेस हैं वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में हम उसको रन कर पा रहे हैं। फिजिकल मशीन मतलब फिजिकल मशीन तो एक है, उसके अंदर हमने कई सारे वर्चुअल मशीन बना दिए, और हर वर्चुअल मशीन के अंदर हमने एक एक बिजनेस हमने रन कर लिया। अब कुछ बेनिफिट्स हैं वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करने के। पहला है कॉस्ट सेविंग। तो फिजिकल सर्वर्स के कम हो जाते हैं, उसका कॉस्ट कटिंग हो जाता है, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट सभी चीज कम हो जाती है। दूसरा है इंक्रीज कंट्रोल, कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कैपेसिटी को मैच कर पाएँ और रैपिडली डेवलप कर पाएँ नए सर्वर्स को। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप डिप्लॉयमेंट होता है वो भी हमारा स्विफ्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तीसरा है सिंप्लीफाइड डिजास्टर रिकवरी। तो कॉस्ट इफेक्टिव डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। स्विफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं हम सर्वर्स का और ऑनलाइन बिजनेसेस का ऑल्टरनेट साइट पे। चौथा हमारा बिजनेस रेडीनेस असेसमेंट। तो एक एक शेड करता है कंप्यूटिंग मॉडल को, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम करंट वर्चुअलाइजेशन इनिशिएटिव्स। तो इसके अंदर क्या है, पहला है वर्चुअल सीपीयू एंड मेमोरी। तो एलोकेट और डीएलोकेट कर सकते हैं हम फिजिकल सीपीयू और रैम को वर्चुअल मशीन्स को। ये अलाउ करता है कि हम माइग्रेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए वर्चुअल मशीन्स का होस्ट के बीच में। दूसरा है वर्चुअल नेटवर्किंग। तो वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करता है कि उनका नेटवर्क का ट्रैफिक क्या है, एक फिजिकल एनआईसी का यूज करके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है। इसमें क्या होता है कि वो नेटवर्क की आइडेंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है हर वर्चुअल मशीन्स के लिए जो हम होस्ट पे रन कर रहे हैं। तीसरा है वर्चुअल डिस्क। तो ये सैन बेस्ड स्टोरेज है जो फिजिकल होस्ट पे दिखती है।
ये एक होस्ट का वर्चुअल मशीन वी डिस्क कह सकते हैं इसको। चौथा है कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट, तो मॉनिटर परफॉर्मेंस होती है और वर्चुअल मशीन्स की हेल्थ को चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल कंसोल बनाते हैं जिससे कि हम एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। आगे देख लेते हैं वर्चुअल मशीन, तो ये सीमलेस ट्रांसफर होता है होस्ट के बीच में और डाउन टाइम कुछ नहीं होता इसमें। ये प्रिजर्व करता है एग्जीक्यूशन स्टेट को, एक्टिव मेमोरी को, नेटवर्क आइडेंटिटीज को और कनेक्शन जो होता है माइग्रेशन के टाइम पे उनको। छठा है हमारा स्टोरेज वर्चुअल मशीन, तो इसमें हम सीमलेसली ट्रांसफर करते हैं वी डिस्क को डेटा स्टोर के अक्रॉस। ये प्रिजर्व करता है एग्जीक्यूशन स्टेट को और एक्टिव कनेक्शंस को। सातवां हमारा डायनामिक लोड बैलेंसिंग, तो ये वर्चुअल मशीन्स को बैलेंस करता है ऑप्टिमल होस्ट में। इसमें हम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं जो होस्ट बिजी कम होता है उसको रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए, कि लोड ना पड़े। जो होस्ट खाली है या फिर बिजी कम है उसको हम रिसोर्स प्रोवाइड कर देंगे। आठवां हमारा लॉजिकल पार्टीशन, तो इसमें हार्डवेयर लेवल के हम लॉजिकल को पार्टीशन करते हैं सिंगल सर्वर पे। ये अलाउ करता है कि शेयर्ड और डेडिकेटेड फिजिकल सीपीयू और मेमोरी का हम यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। आगे हमारा लॉजिकल डोमेन्स, तो इसमें हम इंडिपेंडेंटली मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हर लॉजिकल डोमेन्स के लिए। इसमें हमारा टाइप 1 का बेयर मेटल आता है, हाइपरवाइजर होता है जो डायनेमिकली एलोकेट करता है फिजिकल रिसोर्सेज को। लास्ट हमारा जोन्स, तो ओएस लेवल का वर्चुअलाइजेशन हर जोन में होता है जो एक वर्चुअल सर्वर एनवायरनमेंट की तरह काम करता है। जोन क्या होता है, एक कॉमन कर्नल की तरह है जो एक ग्लोबल जोन है जो अलाउ करता है कि कई सारे ओएस के एनवायरनमेंट्स उसके अंदर काम कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम एडवांटेज क्या है वर्चुअलाइजेशन की, तो ये सिंप्लीफाई करता है वीएमएम की कॉम्प्लेक्सिटी को, फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, सर्वर कंसोलिडेशन को सपोर्ट करता है, टेस्टिंग को, डेवलपमेंट को, डायनामिक लोड बैलेंसिंग को और डिजास्टर रिकवरी को, सिस्टम की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लेगेसी एप्लीकेशंस में, क्लोज प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट्स को। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि फिजिकल फॉल्ट इसका हाई रिस्क होता है, ये आसान भी नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड भी है, सभी एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं करता, इसका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है जिसमें पावर मशीन्स डिमांड ज़्यादा होती है, वर्चुअलाइजेशन की वजह से परफॉर्मेंस घट जाती है, एप्लीकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमेशा, ये पॉसिबल नहीं है। आगे देख लेते हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन, तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन एक मास्किंग की तरह काम करता है। इस सर्वर्स कंप्यूटर को हमें मास्क करना हो जो काउंट को बताता है और आइडेंटिफाई करता है रिसोर्सेस को, सर्वर्स के साथ, स्टोरेज के साथ, प्रोसेसर्स के साथ या फिर ओएस के साथ, एंड यूजर्स की अगर बात करें तो। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, फिजिकल सर्वर्स को डिवाइड करता है मल्टीपल आइसोलेटेड वीएम में जो सेम रिसोर्स पूल का यूज कर रहे हैं। सर्वर्स का हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है फिजिकल लेयर के लिए जिसमें कि हम जो रिसोर्स पूल है जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज हैं सर्वर यूजर्स के लिए उनको मेंटेन कर पाए। जैसे डायग्राम है इसमें हमारी एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे सीपीयू मेमोरी डिस्क है, तो ये एक मास्किंग हो गई और एक मास्किंग ये हो गई। यहाँ इसमें हमारी एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू मेमोरी डिस्क हो गई। अब इसके अंदर आता है हमारा वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइजर, और नीचे एक और हमने मास्किंग कर दी जिसके अंदर हम सीपीयू मेमोरी और डिस्क को रख दिया। ये पूरा हमारा सर्वर वर्चुअलाइजेशन हो गया। आगे देख लेते हैं हम वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की तरह होती है जिसमें हम पार्टीशन करते हैं या फिर एक कंटेनर की तरह हम यूज कर सकते हैं। सर्वर एनवायरनमेंट में
सर्वर हमारा फिजिकली एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन हम उसको डिफरेंट सर्वर्स पे क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम गेस्ट बोलते हैं। वो इंस्टांस जहाँ पे वर्चुअल मशीन रन हो रही है उसको होस्ट बोला जाता है। होस्ट हमारे मल्टीपल वीएम्स को रन कर सकता है फिजिकल सर्वर्स में। वीएम में हम रिसोर्स के पूल को असाइन कर देते हैं जो कि डायनामिकली एलोकेट होते हैं जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उनमें से। यूजर क्या करता है, वीएम के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करता है, क्योंकि प्रिविलेज तो ज़्यादा फिजिकल सर्वर्स को देनी है, क्योंकि इसमें हमें ओएस को एक्सेस करना होता है, सीपीयू को, मेमोरी को, हार्ड डिस्क को, कॉमन पूल से। तो हाइपरवाइजर क्या होगा, वो मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स को वर्चुअलाइज करेगा जो भी आर्किटेक्चर सपोर्ट करना चाहता है। तो हर वर्चुअल मशीन्स को हम ओएस, सीपीयू, हार्ड डिस्क और मेमोरी से बंडल बना देंगे। आगे देख लेते हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। तो दो मेजर टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं, पहला हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, दूसरा ओएस वर्चुअलाइजेशन। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को हम हाइपरवाइजर बेस्ड बेयर मेटल टाइप 1 और सिंपली हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है वो डायरेक्टली होती है हार्डवेयर पे, जो सर्वर्स को मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड कर रही होती है, जिसका एक गेस्ट ओएस होता है हर हर उसका। बाइनरी ट्रांसपेरेंसी होती है वर्चुअलाइजेशन में, जो ओएस की ट्रांसपेरेंसी को अलाउ करता है मिडलवेयर्स के और एप्लीकेशन के साथ। दूसरा है ओएस वर्चुअलाइजेशन। तो इस तरह का जो सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता है उसको हम ओएस बेस्ड, ओएस लेवल और टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ओएस वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एक सिंगल इंस्टेंस में। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जो ओएस वर्चुअलाइजेशन ने क्रिएट करे हैं उनको हम कंटेनर बोलते हैं। तो जितने भी वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट होंगे उनमें रिसोर्स तो हमारे सेम होंगे सिंगल ओएस के लिए, जिससे कि जो पोटेंशियल ऑल्टरेशन आता है फाइल सिस्टम में उनका ओरिएंटेशन और रिस्ट्रिक्शन का एक्सेस आ जाता है ग्लोबल सिस्टम सेटिंग्स में। ये हमारा एप्लीकेशन है, हमारा गेस्ट ओएस है। ऐसे ही हमारा इधर एक एप्लीकेशन है गेस्ट ओएस है। अब ये हमारा एप्लीकेशन सेपरेट हो गया, हाइपरवाइजर लगा दिया हमने यहाँ पे। इसका एक होस्ट ओएस होगा, एक हार्डवेयर होगा। ये हमारा ओएस वर्चुअलाइजेशन हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो उसमें पहला टाइप है हमारा ओएस वर्चुअलाइजेशन। तो ये हमारा एक कॉमन फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन होता है जो कि ओएस एनवायरनमेंट वर्चुअलाइजेशन का यूज कर रहा होता है। इसमें हम मल्टीपल इंस्टांसेस को रन कर रहे होते हैं, जैसे हमारा ओएस हो गया, ओएस के मल्टीपल इंस्टांसेस को रन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम विंडोज ले लें, तो विंडोज को हम एक मशीन पे रन कर रहे होते हैं। फिजिकल हार्डवेयर की नीड को ये रिड्यूस कर देता है, जिससे कि हमारी एनर्जी सेव होती है, स्पेस सेव होता है और कॉस्ट भी सेव होती है। अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो सेम क्वांटिटीज को, एप्लीकेशन की सेम क्वांटिटीज को रन कर सकते हैं कुछ रिसोर्स का यूज करके। दूसरा एप्लीकेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो इसको हम एडवांस लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर के वर्कलोड को बैलेंस करता है बहुत ही आसानी से, जिससे कि सर्वर पे लोड नहीं आता और एप्लीकेशन अंडरलोड नहीं हो जाती। ये सिंप्लीफाई कर देता है मैनेजमेंट को, सर्वर्स को ऐसे ट्रीट करता है और जो भी एप्लीकेशन है कि वो एक सिंगल इंस्टेंस है, जिससे कि हमारा मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तीसरा हमारा एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन है। तो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन हमारा सर्वर्स पर रन होता है, लोकल मशीन्स पे नहीं होता है। ये रैम और सीपीयू को यूटिलाइज करता है एग्जीक्यूशन के लिए जब भी वो सर्वर्स पे स्टोर कर रहा हो। सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी अपडेट्स को इम्प्रूव कर रहा होता है और एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है। चौथा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअलाइजेशन को बहुत ही कम जाना जाता है क्योंकि वो डेटा सेंटर्स में कॉमन होती है। इसमें जो एडमिन्स के रोल है उसको हम सेगमेंट कर देते हैं ग्रुप्स में और यूजर्स पॉलिसी के बेस पे। पांचवा वाला नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो इसमें हम वर्चुअली मैनेज करते हैं आईपीज को, और ये अकम्प्लिश उसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं जैसे कि राउटिंग टेबल, एनआईसी, स्विचेस और वीलन टैक्स।
आगे देख लेते हैं हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को हाइपरवाइजर बेस्ड, बेयर मेटल और टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन लेयर्स को हार्डवेयर पे यूटिलाइज करता है जिससे कि मल्टीपल वीएम हम क्रिएट कर सके। ओएस की बाउंड्री ट्रांसपेरेंसी होती है, मिडलवेयर की भी और एप्लीकेशंस की भी। साथ में हमारा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स को मैनेज कर रहा होता है एक वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम का यूज करके। सर्वर्स को पता ही नहीं होता कि उसका जो डेटा है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो कई सारे इम्प्लीमेंटेशन लेवल हैं वर्चुअलाइजेशन के। उनमें पहला है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल। तो आईएसए लेवल वर्चुअलाइजेशन को हम क्या करता है, जो गिवन आईएसए होता है उसके बिहेवियर्स को कॉपी कर लेता है होस्ट मशीन के आईएसए का यूज करके। बेसिक इमुलेशन, इमुलेशन को हम कह सकते हैं कि इमिटेट्स बिहेवियर, मतलब बिहेवियर को कॉपी करना। वो हमारा कोड इंटरप्रिटेशन से होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है सोर्स इंस्ट्रक्शन से टारगेट इंस्ट्रक्शन पे, वन बाय वन करता है। इम्युलेशन हमारी स्लो होती है, मतलब ट्रांसलेशन हमारी स्लो होती है, जिसमें हमारी सोर्स इंस्ट्रक्शन होता है एक, जिसको कई सारे टारगेट इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। अगर हम डायनामिक बाइनरी ट्रांसलेशन का यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होती है। डायनामिक बाइनरी ट्रांसलेशन वो बेसिक ब्लॉक्स जो डायनामिक सोर्स इंस्ट्रक्शन के हैं उनको टारगेट इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट कर देता है। बेसिक ब्लॉक्स को हम एक्सटेंड कर देते हैं बाद में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो वर्चुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को एक प्रोसेसर चाहिए जिसमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन लेयर लगी हो कंपाइलर के अंदर। दूसरा हमारा हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। तो उसको हम बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, जो बेयर हार्डवेयर पे होता है डायरेक्टली, जो मतलब कि प्योर हार्डवेयर पे ही होता है, सॉफ्टवेयर का इसमें कोई यूज नहीं होता। ये एक वर्चुअल हार्डवेयर क्रिएट करता है वीएम के लिए। इसका एम होता है कि हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन को कैसे बढ़ाया जा सके जिससे कि हम मल्टीपली कंकरेंट यूजर्स को यूज कर पाए। तीसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। तो ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, कंटेनर्स क्रिएट करता है एक सिंगल सर्वर्स पे ओएस इंस्टांसेस के लिए। कंटेनर्स हमारे जो रियल सर्वर्स होता है उसकी तरह ही होते हैं, बस इसमें वर्चुअल होस्टिंग होती है डेटा सेंटर्स में। लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल वर्चुअलाइजेशन भी क्या करती है, कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करती है। जो एप्लीकेशन और सिस्टम लिंक्स बनाते हैं उनको कंट्रोल करती है एपीआई हुक्स का यूज करके। चौथा हमारा लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल। तो वर्चुअलाइजेशन जिसमें लाइब्रेरी इंटरफेस आता है वो कम्युनिकेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं एप्लीकेशन और सिस्टम्स के बीच में एपीआई हुक्स का यूज करके। ये सॉफ्टवेयर टूल वाइन का यूज करते हैं। वाइन क्या है, ये एक अप्रोच है जो विंडोज को सपोर्ट करती है यूनिक्स होस्ट पे। पांचवा हमारा यूजर एप्लीकेशन लेवल। तो ये भी हमारा एक एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन है जो एप्लीकेशन को वर्चुअलाइज करता है वीएम में। अगर पहले की बात करें तो एप्लीकेशन एक प्रोसेस को रन करती थी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन को हम प्रोसेस लेवल वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये उनका डायग्राम है कि एप्लीकेशन लेवल के अंदर हमारा जेवीएम और डॉट नेट आता है। लाइब्रेरी लेवल पे हमारा वाइन और विजुअल मेन भी आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट आ गया। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे क्या आ गया, वीएमवेयर, वर्चुअल पीसी, जेन, यूजर मोड लाइनेक्स, कोऑपरेटिव लाइनेक्स, ये आता है। फिर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल में हमारा बॉश, बॉर्ड और डायनेमो आता है। आगे देख लेते हैं हम वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ओएस क्या करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है एक वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। तो वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट जो रियल हार्डवेयर होता है
उसको वर्चुअली कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हम कई सारे ओएस को साइमल्टेनियस एक साथ रन कर सकते हैं, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे वो विंडोज हो, एक सेम फिजिकल मशीन के अंदर। तो वर्चुअलाइजेशन की लेयर है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हमने वीएम के कैरेक्टरिस्टिक व आर्किटेक्चर्स बता रखे हैं। पहला हाइपरवाइजर, जिसको वर्चुअल मशीन मॉनिटर बोलते हैं। दूसरा पैरा वर्चुअलाइजेशन। तीसरा होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो आगे देख लेते हैं हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर क्या है। तो हाइपरवाइजर हमारा हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है। ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर और ओएस के बीच में होता है। इसको हम वीएमएम भी बोलते हैं और हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, जो हाइपर कॉल्स प्रोवाइड करता है गेस्ट ओएस के लिए। इसमें हमारा माइक्रो कर्नल हो सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी हो गया, या फिर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का वीएमवेयर ईएसएक्स हो गया। माइक्रो कर्नल्स में कौन कौन से बेसिक फंक्शंस आ गए, डिवाइस ड्राइवर्स क्या क्या हैं जो हाइपरवाइजर्स के बाहर लगे हुए हैं। मोनोलिथिक में क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसमें कि हमारे डिवाइस ड्राइवर्स भी आते हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं हम ज़ेन आर्किटेक्चर। तो ज़ेन भी हमारा एक माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर है, जो पॉलिसी और मैकेनिज्म को सेपरेट कर रहा होता है। ज़ेन हमारा मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करता है, इसमें पॉलिसी को हम हैंडल करते हैं डोमेन 0 पे। ज़ेन में हमारा डिवाइस ड्राइवर्स नहीं होता, लेकिन ये गेस्ट ओएस के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हार्डवेयर और ओएस के बीच में। अब इसके कोर कंपोनेंट्स क्या, हमारा हाइपरवाइजर है, एक कर्नल है, एक एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल गेस्ट ओएस जो होते हैं वो ज़ेन हाइपरवाइजर में रन होते हैं। और डोमेन 0 क्या है, हमारे कंट्रोलिंग गेस्ट ओएस है। बाकी क्या है, डोमेन यू है। डोमेन 0 की ज़्यादा प्रिविलेज है, जो डिवाइसेस को मैनेज कर रही है और हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रही है। डोमेन 0 क्या करता है, ये भी हमारा एलोकेट करता है और हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैप करता है गेस्ट डोमेन में। तो ये उसका डायग्राम है। ये हमारा डोमेन 0 है, जिसके अंदर हमारी एक एप्लीकेशन है। ये हमारा कंट्रोल में इनपुट आउटपुट में आता है। दूसरा हमारा गेस्ट डोमेन है, तो इसके अंदर ये एप्लीकेशन आ गए। यहाँ पे हमने वो लगा दिया जोनो लाइनक्स का सर्वर। फिर हमारा गेस्ट ओएस है, इसमें भी हमारी 4 एप्लीकेशन है। तो जोनो विंडो हो गया, इसमें हमारा एक ज़ेन है जो हाइपरवाइजर है, और एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो चलिए आगे देख लेते हैं बाइनरी ट्रांसलेशन विथ फुल वर्चुअलाइजेशन, कि हम बाइनरी ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं अगर फुल वर्चुअलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फुल वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। फुल वर्चुअलाइजेशन में जो भी नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमारी हार्डवेयर पे रन कर रही होती हैं, और जो भी क्रिटिकल आती है उसको हम ट्रैप करके वीएमएम इमुलेशन में डाल देते हैं। अब जो हाइपरवाइजर है और वीएमएम की जो अप्रोच है, दोनों ही हमारी फुल वर्चुअलाइजेशन में कंसिडर करी जाती हैं। क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन को हम ट्रैप करते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है बाइनरी ट्रांसलेशन में। नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन क्या करती है, उनमें हार्डवेयर का कंट्रोल कम होता है, जो सिस्टम की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। अब हमें नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन को रन करना है हार्डवेयर पे, जो एफिशिएंसी को और सिस्टम की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। आगे देख लेते हैं बाइनरी ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है गेस्ट ओएस का, जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वीएमएम का इसे यूज करना है। तो वीएम वेयर हमारा रिंग 0 पे होता है और गेस्ट ओएस हमारा रिंग 1 पे होता है। वीएम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को स्कैन कर रहा होता है और जो भी सेंसिटिव होती है उनको आइडेंटिफाई करता है। सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन हमारी ट्रैप हो जाती है, जो इमुलेट होती है बाइनरी ट्रांसलेशन के थ्रू। फुल वर्चुअलाइजेशन बाइनरी ट्रांसलेशन और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन को कंबाइन कर देता है। गेस्ट ओएस क्या होता है, हमारा फुल्ली डिकपल्ड होता है इन हार्डवेयर का यूज करके, जो वर्चुअलाइजेशन के बारे में नहीं पता उसे।
तो रिंग जीरो में जैसे हमारा VMM है, रिंग वन में गेस्ट ओएस है, रिंग टू हमारा ब्लैंक है, रिंग थ्री में यूजर्स की एप्स है। यहाँ पे हमारा होस्ट कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर है। तो VMware वाला इसमें कनेक्ट है। यहाँ पे हम बाइनरी ट्रांसलेशन कर रहे हैं ओएस रिक्वेस्ट का, ठीक। और जो यूजर ऐप से डायरेक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं हम यूजर्स की रिक्वेस्ट को। आगे देख लेते हैं होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव तरीका है VM वर्चुअल आर्किटेक्चर का। वर्चुअलाइजेशन जो लेयर होती है वो होस्ट लेयर के सबसे ऊपर रहती है, टॉप पे, जिसमें कि होस्ट ओएस हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है। गेस्ट ओएस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और वर्चुअलाइजेशन लेयर के टॉप पे हम उसको रन कर रहे होते हैं। VM क्या होता है, हमारा डेडिकेटेड एप्लीकेशंस को रन कर रहा होता है। कुछ एप्लीकेशन हमारी डायरेक्टली रन होती है होस्ट ओएस में। अब एडवांटेज क्या है होस्ट बेस्ड आर्किटेक्चर की, कि VM का इंस्टॉलेशन हो जाता है बिना होस्ट ओएस के मॉडिफाई किए। दूसरा है जो वर्चुअलाइजिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारा होस्ट ओएस पे डिपेंड होता है ड्राइवर्स के लिए, जिसमें हम डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करते हैं। होस्ट बेस्ड की अप्रोच है उसमें कई सारे मशीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। परफॉर्मेंस हमारी कम हो जाती है अगर हम हाइपरवाइजर या VMM आर्किटेक्चर से कंपेयर करें तो। आगे देख लेते हैं पैरा वर्चुअलाइजेशन। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन में हमारा एक एप्लीकेशन है, एक इधर एक एप्लीकेशन है। इसमें हमने एक पैरा वर्चुअलाइज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रखा है और यहाँ भी हमारा एक पैरा वर्चुअलाइज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब इसमें हमने एक हाइपरवाइजर और VMM लगा दिया और ये पूरा हमारा हार्डवेयर के अंदर सब कुछ लगा हुआ है। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मॉडिफाई करता है। पैरा वर्चुअलाइज्ड VM होते हैं हमारे स्पेशल API का यूज कर रहे होते हैं जिनमें OS मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वर्चुअलाइजेशन लेयर को हम इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस में मशीन सॉफ्टवेयर स्टैक का यूज करके। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन ओवरहेड्स को रिड्यूस कर रहा होता है गेस्ट OS कर्नल्स को मैनेज करने के लिए। इंटेलिजेंट कंपाइलर क्या करेंगे, जो पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट ओएसिस हैं उनको असिस्ट करेंगे और रिप्लेस करेंगे नॉन वर्चुअलाइजेबल इंस्ट्रक्शंस को हाइपरकॉल का यूज करके। जो ट्रेडिशनल x86 प्रोसेसर था उसकी 4 इंस्ट्रक्शन थी जो एग्जीक्यूट कर रही थी रिंग्स को, रिंग 0 से लेकर रिंग 3 तक। लोअर नंबर्स जो था रिंग का वो हाई प्रिविलेज लेवल को सिग्निफाई करता है, जिसमें कि हम एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना कैसे है कि जो रिंग 0 पे है पहले हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रिंग 3 वाले को बाद में करेंगे। तो OS हमारा हार्डवेयर को मैनेज करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उनको एग्जीक्यूट करता है रिंग 0 पे पहले, यूजर लेवल एप्लीकेशन को रिंग 3 पे करेगा। तो रिंग 0 क्या हमारा पैरा वर्चुअलाइज्ड गेस्ट OS है। यहाँ पे कुछ भी आता है हमारा इंस्ट्रक्शन तो हमारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा वर्चुअलाइजेशन लेयर का यूज करके। यहाँ से हमारा होस्ट सिस्टम हार्डवेयर में जा रहा है। यूजर के रिक्वेस्ट को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो वो डायरेक्टली होस्ट कंप्यूटर में चला जाएगा और पैरा वर्चुअलाइज गेस्ट ओएस को पहले वर्चुअलाइज लेयर में जाना पड़ेगा फिर वहां से होस्ट कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। तो हाइपरकॉल जो हम वर्चुअलाइजेशन का कर रहे हैं वो नॉन वर्चुअलाइजेबल ओएस इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर रहा होता है। आगे देख लेते हैं वेरियस टूल्स क्या है वर्चुअलाइजेशन के। पहला गणिती। तो गणिती एक क्लस्टर सर्वर मैनेजमेंट टूल है जो गूगल ने डेवलप किया है। ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे बिल्ड है जैसे KVM हो गया, Zen हो गया और जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनिशियली में क्या था कि इन्होंने VM का आर्किटेक्चर का ऑल्टरनेटिव बनाया था जिसमें हम नेटवर्क स्टोरेज और VM मैनेज कर पा रहे थे। प्राइमरली हमने क्लस्टर मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया था वर्चुअल सर्वर्स का और इसमें हम रिकवरी आसानी जल्दी से हो जाती थी अगर फिजिकल फेलियर कुछ आ जा रहा है तो। दूसरा हमारा KVM जिसको हम कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन बोल रहे थे। तो KVM में हमारा ओपन सोर्स है लाइनक्स के लिए जिसमें वर्चुअलाइजेशन को हम एक्सटेंड करते हैं, जिसमें हमारा AMD V
या इंटेल वीटी आता है। ये हमारा ऑपरेट होता है इमुलेशन में या फिर हार्डवेयर मोड में। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होती है सीपीयू का यूज़ करके। इनिशियली हमने कमांड लाइन के लिए डिज़ाइन किया था। डिसेंट मैनेजमेंट इंटरफेस होता है एक्शंस के लिए, जैसे हमें लॉन्चिंग करनी है या फिर वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे हमारा ओवर्ट, तो ओवर्ट क्या था हमारा, वर्चुअल डेटा सेंटर्स को मैनेज करता था, उनके स्टोरेज को, उनके नेटवर्क को, और वीएम वेएबल जितने भी वेब बेस्ड पोर्टल थे उनको। ये एडवांस फीचर्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि लाइव स्टोरेज का माइग्रेशन, हाई अवेलेबिलिटीज और कंट्रोल वीवी डिप्लॉयमेंट। चौथा हमारा पैकर। पैकर हमारा सिस्टम एडमिन यूज करता है कि वो वर्चुअल मशीन्स की इमेज को बिल्ड या मैनेज कर पाए। इसमें हमारी कमांड्स कंसिस्टेंट होती है, जिसमें हम इमेज को क्रिएट कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमारा डिजिटल ओशियन, AWS, वैग्रेंट और वर्चुअल बॉक्स हो गया। ये इनेबल करता है कि जो सेम सिस्टम है उसको हम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं और प्रोडक्शन की इमेजेस को इनेबल कर देता है ये। पांचवा है वैग्रेंट। तो वैग्रेंट भी हमारा एक कमांड लाइन टूल है, जिसमें हम क्रिएट, मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्चुअलाइज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को। ये इनेबल करता है यूजर्स को कि जो भी इन्वायरमेंट पे हम रन कर रहे हैं उसको हम इंटरनेट पे शेयर कर पाए। सिक्स्थ है हमारा जेन। तो जेन भी हमारा एक टॉप लाइनक्स हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर्स क्या होता है, सर्वर हार्डवेयर और ओएस के बीच में हम इसको लगा देते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट कर लेता है जो भी कंकरेंटली हमें एग्जीक्यूट करना है। मल्टीपल गेस्ट ओएसएस को सिंगल सर्वर पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें हमारे मेजर लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, इसमें फेडोरा, आरएचईएल, सेंटोस, उबुंटू और डेबियन ये सब आते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं सीपीयू वर्चुअलाइजेशन। तो सीपीयू वर्चुअलाइजेशन इनेबल करता है एक प्रोसेसर्स को कि वो मल्टीपल सीपीयू की तरह एक्ट करे। ये फैसिलिटेट करता है सीपीयू पावर यूटिलाइजेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। इसका नाम अलग पड़ा था सीपीयू मैन्युफैक्चरर के द्वारा, इंटेल वीटी, एएमडी भी, जो सिमिलर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज क्या है, वो कंपेरेबल फीचर प्रोवाइड करती है जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है उसके अक्रॉस। इसको डिसेबल कर दिया गया था बायोस में डिफॉल्ट में जाके, जिसको हम, जो जरूरी था कि हमें इनेबल करना चाहिए ओएस यूज के लिए। इसमें हमारा एक सिंगल सीपीयू होता है जो कई सारे मल्टीपल सीपीयू को इंटीग्रेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम मल्टीपल ओएसएस को रन कर सकते हैं एक सिंगल मशीन में। परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज करता है, जिसको हम डायरेक्टली सीपीयू पर रन कर सकें जब भी पॉसिबल हो। एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं हम फिजिकल रिसोर्सेज को, और जो वर्चुअलाइजेशन लेयर की इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्चुअल मशीन में ज़रूरी होती है कि हम फिजिकल मशीन की कॉपी कर पाएँ। आगे देख लेते हैं हम मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन पूल रैम को क्लस्टर वाइड यूज करते हैं, जिससे कि लिमिटेशंस को कम किया जा सके। ये हमारा एक्सेस होता है ओएस और एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें हम कैशे की तरह सर्व करते हैं। एक मैसेजिंग लेयर होती है और एक शेयर्ड सीपीयू मेमोरी होती है। ये एड्रेस कर रहा होता है कॉमन सॉफ्टवेयर बोटलनेक को नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स में। ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, सिस्टम की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है और मेमोरी की एफिशिएंट बना देता है। इसको हम नेटवर्क में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जो एप्लीकेशन को इनेबल करता है कि लार्ज मेमोरी पूल का यूज कर सकें। ये शेयर्ड मेमोरी सिस्टम से अलग होता है क्योंकि ये सिंगल ओएस में ऑपरेट होता है। इसको हम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में, रिप्लेस कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी ट्रेडिशनल रैम हम यूज कर रहे थे।
तो मेमोरी वर्चुअलाइजेशन कंप्लीमेंट होती है और ट्रेडिशनल रैम को हम रिप्लेस करते हैं, जैसे कि हमारी एसएसडी को हमने रिप्लेस कर दिया या फिर हार्ड ड्राइव को हमने कंप्लीमेंट कर दिया। आगे देख लेते हैं हम इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन। तो इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन को आईओबी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपर लेयर प्रोटोकॉल्स को फिजिकल कनेक्शन से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर का यूज करके। इसमें क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है जो सिंगली प्रेजेंट होता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स में एक मतलब एक डिवाइस होगा, उसमें कोई हमारी फिजिकल कंपोनेंट है जो सिंगल है, उसको हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में प्रेजेंट कर देते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज से लॉजिकल को सेपरेट कर लेता है, जो इनेबल करता है कि जो डेटा सेंटर्स की टेक्नोलॉजी है उसको हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीगेट कर पा रहे हैं कि नहीं। पीसीआई वर्चुअलाइजेशन एक स्टैंडर्ड है जिसमें हमारा एसआर आईओबी और एमआर आईओबी आता है। एसआर आईओबी क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लॉजिकल पार्टीशन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम शेयर्ड एक्सेस ले पाए पीसीआई डिवाइसेस में। और एमआर-आईओबी डिवाइस क्या करता है, ये एक्सटर्नली रिसाइड कर रहा होता है, जो मल्टीपल हार्डवेयर डोमेन्स को शेयर करता है। आगे देख लेते हैं वर्किंग क्या है इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन की। तो इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन फिजिकल डिवाइसेस को रिप्लेस कर रहे होते हैं, जैसे हमारा एनआईसी हो गया या फिर एचबीए हो गया, जिसमें वर्चुअली इक्विवेलेंट हो। इन्होंने सर्वर्स को सिंप्लीफाई कर दे दिया कि उनका सेटअप आसान हो जाए और जो पावर कंजप्शन है वो कम हो जाए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। ये इनेबल करते हैं कि डेंस कंप्यूटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है वर्चुअलाइजेशन में, और ब्लेड सर्वर्स टेक्नोलॉजीज की नहीं है, जिससे कि हार्डवेयर की कॉमोडिटी को हम यूटिलाइज कर पाएँ। ये फॉलो करते हैं वन टू मैनी अप्रोच वर्चुअलाइज करने के लिए पाथ को सर्वर्स और पेरिफेरल्स के बीच में, जो अलाउ करता है कि जो शेयर्ड रिसोर्स है वो वीएम के बीच में ही होना चाहिए। अब जो वर्चुअलाइज्ड डिवाइस है वो सीमलेस होनी चाहिए, इंटीग्रेट कॉमन एप्लीकेशन के साथ, ओएस के साथ और हाइपरवाइजर्स के साथ। ये हमारी एप्लीकेबल होती है कई सारे सर्वर्स कंपोनेंट्स में, जो एक फिजिकल कंपोनेंट को मल्टीपल वर्चुअल इंस्टांसेस में प्रेजेंट कर देती है। वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट। तो वीएम टेक्नोलॉजी इनेबल करती है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें हम ट्रांसफॉर्म कर पाए कंप्यूटिंग लैंडस्केप को, जिससे कि हार्डवेयर को हम शेयर कर पाए और मैनेजमेंट कॉस्ट को शेयर कर पाए थर्ड पार्टीज के साथ। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई सारी चैलेंजेस फेस होती हैं, जिसमें कि हमारा वेरिएबल नंबर का यूज़ करना फिजिकल मशीन्स के लिए, और जो वीएम इंस्टांसेस हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो नए वीएम आ रही हैं उनका यूज़ बहुत ही स्लो तरीके से हो रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो टास्क जिनमें सिंगल सीपीयू की जरूरत होती है सर्टेन फेसेस में, लेकिन वहाँ पे हंड्रेड्स होते हैं दूसरे साइड। जो करंटली हम वीएम को इंसेंटेशन कर रहे हैं, इसमें हमारा फ्रेश बूट इन्वॉल्व होता है या फिर रेप्लिकेट कर देते हैं, जिससे कि जो अवेयरनेस है वो घट जाती है जो हम करंट एप्लीकेशन स्टेट पे यूज कर रहे होते हैं। ये सपोर्ट करता है क्लाउड कंप्यूटिंग को, जिसमें एक रिसर्च और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हमारा डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी कैसे होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में? तो डिजास्टर रिकवरी भी हमारा एक क्रूशियल फैक्टर है क्लाउड डिप्लॉयमेंट में। तो डीआर हमारा इंश्योर करता है कि जो सर्विस है अवेलेबल रहे, ट्रस्ट बना रहे, और जो क्रेडिबिलिटी है वो भी स्टैब्लिश हो क्लाउड वेंडर्स में। ट्रेडिशनली क्या होता था, डीएसएस हमारा प्लानिंग और रिकवरिंग में फोकस करते थे कि बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे प्लान करना है, कैसे रिकवर करना है। अगर कोई डिसरप्शन आ जाती है, जैसे फैसिलिटी डिस्ट्रक्शन हो जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए
या कोई एक्सटेंडेड डाउन टाइम आ जाए। इसमें हमारा आता है कि साइट या फैसिलिटी डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो, हरिकेन्स, टोर्नाडो, फ्लड्स, फायर कुछ भी आ जाए, या फिर बहुत लंबे समय तक रहे, दिनों तक रहे या हफ्तों तक रहे। इसमें हमारा इन्वॉल्व होता है कि जो वर्क की शिफ्टिंग है वो ऑल्टरनेट फैसिलिटीज तक कुछ पीरियड के लिए जा पा रही कि नहीं जा पा रही। तो डीआर के जो प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें जितने भी क्रिटिकल आईटी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक टाइम में डिजास्टर के बाद जो रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, और इसके पास कैपेबिलिटीज होती है कि साइट को कैसे सेलेक्ट करना है या वेंडर्स को कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे रिस्टोर करना है सभी आईटी सर्विसेज को। तो अब ये इसमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है करेंसी को, जो रिकॉर्ड्स की है, जो जरूरी रिकॉर्ड्स है उनकी करेंसीज को मेंटेन कर प्रोटेक्ट करता है। चूज करता है साइट या वेंडर्स जो कैपेबल है कि जो क्रिटिकल एप्लीकेशन का वर्कलोड है उसको सपोर्ट कर पाए। तीसरा है कि प्रोविजंस प्रोवाइड कर पा रहा नहीं पा रहा, जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं उनको हम रिस्टोर कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो एडीआर का प्लान जो है उसमें प्रोसीजर्स इंक्लूड है जो इंश्योर करते हैं कि हम ऑप्टिमल तरीके से क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस को अवेलेबल करा पा रहे हैं कि नहीं, और उनको रिकॉर्ड्स में कैसे प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। अगर डीआर के प्लान में कोई फेलियर आता है तो वो हाई अवेलेबिलिटी प्लानिंग की कमी की वजह से आएगा, प्रिपरेशन और मेंटेनेंस की वजह से आएगा। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एचए को सपोर्ट कर रहा है वो रैपिड डीआर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारा सिस्टम और एप्लीकेशन की डिज़ाइन की ज़रूरत होती है जो एचए और रैपिड डीआर पे बिल्ट होते हैं। अब हमें गैप्स से अगर बचाना है डीआर प्लान्स में तो हमें रिकवरी प्रोसीजर्स को अपडेट करना होगा, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को अपडेट करना होगा, और डीआर के जो वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी कंकरेंटली चेंज करना होगा। अब हम देख लेते हैं आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है एक्सप्रेस द लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन जो हम पढ़ चुके हैं, इलस्ट्रेट वेब सर्विसेज ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर ये कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेना। 2 क्वेश्चन इधर हैं, 4 क्वेश्चन इधर हैं जो पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।